बढ़ाने में मदद करेगा। माननीय सदस्यगण, एक मिनट। मुख्यमंत्री जी, मैं एक घोषणा मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट कॉलेज हाई स्कूल मनीमाजरा यूटी चंडीगढ़ के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपने तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री सूबे सिंह पूनिया पूर्व विधायक अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका भी स्वागत करता है। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री अरविंद यादव चेयरपर्सन हरियाणा पर्यटन विकास निगम लिमिटेड अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका भी स्वागत है। सरकार वाहन स्क्रैपेज रिसाइकलिंग और एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने क्षेत्र में निवेश का लाभ उठाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के निर्माण पर खिलौना निर्माण नीति और चिकित्सा उपकरण निर्माण में निवेश को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा उपकरण निर्माण नीति तैयार करेगी। हरियाणा को डाटा सेंटर उद्योग का पसंदीदा स्थान बनाने के लिए राज्य ने हरियाणा राज्य डाटा सेंटर नीति अधिसूचित की है। हरियाणा सरकार अंबाला और गुरुग्राम में डेटा सेंटर पार्क स्थापित करेगी और इन पार्कों की स्थापना के लिए वित्तीय और नियामक प्रोत्साहन जैसे पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सबवेंशन और स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करेगी। सरकार फरीदाबाद और पानीपत में विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह व्यापार केंद्र स्थापित करेगी। इन केंद्रों में एक प्रदर्शनी क्षेत्र के लिए के साथ बैंकों, होटलों, पार्किंग और निर्यात प्रोत्साहन की सुविधाएं करेगी। सरकार रसद नीति को राष्ट्रीय रसद नीति 2022 और पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ संरेखित करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप परिवहन सेवाओं में सुधार, परिवहन प्रणालियों में सुरक्षा में सुधार, भंडारण क्षमता में सुधार और रसद सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार ये होगा। सरकार का प्रस्तावित फ्रेट कॉरिडोर और राष्ट्रीय राजमार्गों के बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने के लिए हिसार, अंबाला और महेंद्रगढ़ जिलों में 3 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये विकसित करने का प्रस्ताव है। वर्ष 2023-24 के लिए उद्योग क्षेत्र और एमएसएमई क्षेत्र को 1442 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 88% की वृद्धि है। पीडब्ल्यूडी, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी पहल और सबसे बड़ी प्राथमिकता पीडब्ल्यूडी बी&आर की सड़कों का उचित अनुसंरक्षण और रखरखाव सुनिश्चित करना है। सर्दी कम होने के साथ ही सरकार मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों का मरम्मत पर ध्यान केंद्रित करेगी। मुझे उम्मीद है कि यह अप्रैल 2023 तक पूरी हो जाएगी। वर्ष 2022-23 के दौरान 311 किलोमीटर से अधिक नई सड़कों का निर्माण और 2954 किलोमीटर सड़कों का सुधार किया गया। वर्ष 23-24 में मैं 5000 किलोमीटर सड़कों के सुधार का प्रस्ताव करता हूं। इसके अलावा अगले वर्ष नाबार्ड की सहायता से 553.94 किलोमीटर लंबी सड़कों का चौड़ा और मजबूत करने का कार्य किया जाएगा। भीड़ कम करने और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए सरकार राज्य में 14 नए बाईपासों का निर्माण शुरू करेगी। अक्टूबर 2014 से 2022 तक, नवंबर 2022 तक 104 आरओबी और आरयूबी का कार्य शुरू किया गया, जिनमें से 58 आरओबी और आरयूबी पूरे हो चुके हैं। 46 आरओबी आरयूबी का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 23-24 के दौरान सरकार 36 आरओबी और आरयूबी का निर्माण करेगी। मैं वर्ष 2023-24 में लगभग 214 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली आगरा एलिवेटेड रोड और दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वाया बल्लभगढ़ सोना रोड के बीच बल्लभगढ़ शहर में एक एलिवेटेड सड़क के निर्माण का प्रस्ताव करता हूं। 723 करोड़ रुपए की लागत से हिसार एलिवेटेड रोड के निर्माण का भी प्रस्ताव है, जिसके लिए वित्त पोषण के तौर तरीकों पर विचार किया जा रहा है। हाल के वर्षों में राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राज्य सरकार की पहल पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राज्य में विभिन्न परियोजनाओं को हाथ में लिया है। इनमें से इस्माइलाबाद नारनौल ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे और दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे के गुरुग्राम दौसा खंड को यातायात के लिए खोल दिया गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे के भी वर्ष 2023 में चालू होने की संभावना है।
सोनीपत, रोहतक, जींद और कैथल जिलों से होते हुए दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे और गुरुग्राम पटौदी रेवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य प्रगति पर है। केंद्र सरकार के सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने पूर्व पश्चिम दिशा में चलने वाले नए एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो डबवाली, कालावाली, रतिया, भूना, प्रभुवाड़ा, उचाना, नगूरा, सफीदो को पानीपत शहर से जोड़ेगा। इसके अलावा सरकार ने पेहवा कुरुक्षेत्र बाईपास, पिपली, लाडवा, यमुनानगर सड़क को चौड़ा करने और भारतमाला चरण 2 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में इसकी घोषणा के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्तुत किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला अक्टूबर 2022 में रखी गई थी। मानेसर से पातली तक प्राथमिकता खंड का निर्माण 175 करोड़ रुपए की राशि से प्रगति पर है और वर्ष 2024 तक पूरा होने की संभावना है। रेल अधिनियम के तहत भूमि का अधिग्रहण शुरू किया गया है और 5 जिलों में अवार्ड घोषित किए जा चुके हैं। रोहतक एलिवेटेड रेलवे लाइन परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना थी। इसके बाद कुरुक्षेत्र शहर में एलिवेटेड रेलवे लाइन की परियोजना शुरू की गई, जिसकी दिसंबर 23 तक पूरी होने की संभावना है। इससे 5 लेवल क्रॉसिंग खत्म हो जाएंगे और शहर के भीतर यात्रा सिग्नल फ्री होगी। इन अनुभवों के आधार पर मैं बहादुरगढ़ और कैथल में एलिवेटेड रेलवे लाइन की परियोजना को हाथ में लेने का प्रस्ताव करता हूं। केंद्रीय रेल मंत्रालय की मंजूरी के लिए व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मुझे करनाल यमुनानगर रेलवे लाइन के लिए भी केंद्रीय रेल मंत्रालय की मंजूरी मिलने की उम्मीद है और इसके तुरंत बाद परियोजना का काम शुरू हो जाएगा। मैं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सड़कों, राजमार्गों, रेलवे क्षेत्रों को 5,408 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सम्मानित सदन को अवगत कराते हुए खुशी हो रही है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वर्ष 2024 के लक्ष्य के मुकाबले हरियाणा ने जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण परिवारों को जल नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य वर्ष 2022 में ही प्राप्त कर लिया है। सरकार BSI 1005 के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की नियमित गुणवत्ता वाली पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के लिए पानी के चालू नल सुनिश्चित करने के कार्य में लगी हुई है। सरकार ने 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में सीवरेज प्रणाली प्रदान करने के उद्देश्य से महाग्राम योजना शुरू की है। सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 132 गांव का चयन किया गया है, जिनमें से 36 गांव में कार्य प्रगति पर है। 85 नगरों में 100 किलोमीटर नई सीवरेज लाइन बिछाए जाने के लक्ष्य में से जनवरी 23 तक 75 किलोमीटर सीवरेज लाइन बिछाई जा चुकी है। शेष कार्य भी इसी वित्त वर्ष में पूरे होने की संभावना है। वर्ष 23-24 में 100 किलोमीटर नई सीवरेज लाइन बिछाने के लिए लक्ष्य का प्रस्ताव करता हूं। सरकार ने बिजली संयंत्रों, उद्योगों, सिंचाई, नगर पालिकाओं, गैर पेय प्रयोजनों के लिए औपचारिक अपशिष्ट जल का उपयोग करने के लिए एक नीति तैयार की है। अब तक हरियाणा में 170 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, जो प्रतिदिन 1985 मिलियन लीटर अपशिष्ट जल उत्पन्न करते हैं। इस समय 187 MLD उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग गैर पेय उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। सरकार ने उन क्षेत्रों के लिए उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग के लिए टैरिफ भी अधिसूचित किया है, जहां इसका उपयोग हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य किया गया है। वर्ष 2023-24 के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के क्षेत्र को 5,017 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों से 16% की वृद्धि है। सिंचाई, मुझे इस सम्मानित सदन को अवगत कराते हुए खुशी हो रही है कि हमने जल संरक्षण में उल्लेखनीय प्रगति की है। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण ने भूजल उपलब्धता के ग्रामवार रिपोर्ट तैयार की है, जो दर्शाती है कि 7,287 गांवों में से 3,041 गांव पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। इनमें से 1948 गांवों में भूजल उपलब्धता में गंभीर कमी है। सरकार भूजल की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और HWRA की सिफारिशों के आधार पर सरकार गांव में अटल भूजल योजना के तहत भूजल के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता पैदा करने के लिए सटीक भूजल स्तर की निगरानी के लिए पानी की कमी वाले खंडों के गांवों में
1000 पीजोमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव करती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत 85% सब्सिडी प्रदान करके आउटलेट से परे पानी के इष्टतम उपयोग के लिए जल संरक्षण के बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने और विकसित करने की जिम्मेदारी माइक्रो इरिगेशन कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मिकाडा को दी गई है। लगभग 1 लाख एकड़ खेती योग्य कमांड क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया जा चुका है और वित्त वर्ष 22-23 के दौरान लगभग 2000 ऑन फार्म वाटर टैंकों का निर्माण किया गया है। वर्ष 2023-24 में मैं लगभग 2.5 लाख एकड़ खेती योग्य कमांड क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाने और 4000 ऑन फार्म वाटर टैंक बनाने के लक्ष्य का प्रस्ताव करता हूं। राज्य में 2.5 लाख एकड़ से अधिक में गन्ने की खेती होती है। एक किलोग्राम चीनी उत्पादन के लिए 2000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। फ्लड इरिगेशन के माध्यम से गन्ने की खेती के लिए आवश्यक कुल ताजा पानी प्रति फसल चक्र 1.78 करोड़ लाख लीटर तक हो सकता है। पारंपरिक फ्लड्स इरिगेशन की बजाय सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करके पानी की आवश्यकता को अनुकूलित किया जा सकता है और अध्ययनों से पता चलता है कि सूक्ष्म सिंचाई आधारित फसलों में चीनी रिकवरी दर संभावित रूप से 1% तक बढ़ सकती है। मैं अगले 3 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से गन्ने की खेती के तहत 2 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर करने का प्रस्ताव करता हूं। चीनी मिलों द्वारा पेराई के दौरान प्राथमिकता उन गन्ना क्षेत्रों को दी जाएगी जिनमें सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अपनाई गई है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग करने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए लागत की 22 परियोजनाएं पर काम चल रहा है और जून 2024 से पहले पूरा होने की संभावना है। 1000 रिचार्ज बोरवेल और छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 2000 और ऐसी संरचनाएं पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। सृजित सिंचाई क्षमता और उपयोग में की गई सिंचाई क्षमता के बीच के अंतर को कम करने के लिए खेती योग्य कमांड एरिया के खालों की मरम्मत, निर्माण और प्रति एकड़ 24 फीट से 40 फीट बढ़ाने के काम में तेजी लाई जाएगी। सरकार दक्षिणी